क्लियर समझ में आ गया कि फंडामेंटल्स हम लोग कंपनी की डिटेल्स को पढ़ रहे हैं, राइट। फंडामेंटल्स में हम लोग कंपनी को, ओवरऑल कंपनी को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर इज इन टेक्निकल एनालिसिस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, कि पैटर्न को समझते हुए, साइक्लिकल मूव्स को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग दी सेंटिमेंट्स, दैट मीन्स फंडामेंटल के संग प्लस कुछ ऐसी चीजें हैं विच इज नॉट विजिबल टू द एनालिस्ट, जो कि इनसाइडर बोल सकते हो या एनीथिंग अदर सीक्रेट्स, जिसका एक इम्पैक्ट होता है प्राइसेस में, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, राइट। But there are certain problems that is involved in using fundamental analysis for valuation. Fundamental analysis में कुछ problems होती हैं, वो क्या है, क्या हो सकती है fundamental analysis में problem? फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक तो कंपनीज के ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट वी नीड टू वर्क ऑन विथ, कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा which is definitely complex and time consuming. तो हम बोल सकते हैं the data compilation and management is complex and definitely time consuming. So this makes it a more costly affair. Even if an analyst identifies an underpriced security, markets may take time to bid its price up. अगर देखो कभी कभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू पे फोकस करते हैं, दैट इज व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी शेयर. बट इवन इफ वी अंडरस्टैंड दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू maybe मतलब intrinsic value is greater than the market price, or if the market price is not proper, it is possible that sometime market price is greater than intrinsic value, और vice versa, कभी कभी market price is lesser than intrinsic value, कुछ भी हो सकता है. बट स्टिल जब हम समझ रहे हैं कि मार्केट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट मार्केट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टिल मार्केट में टेक इट्स ओन टाइम. मार्केट का अपना एक पैटर्न होता है मूवमेंट का, और वो अपना टाइम लेते हैं. ऋतुपर्णा म्यूट कर लो नाउ. इसके बाद अब क्या होता है, मार्केट प्राइस और अगर लेस भी है, स्टिल मार्केट अपना एक पैटर्न लेगा, वो अपना टाइम लेगा टू बिड्स इट प्राइस अप. मार्केट प्राइस को प्रॉपर आने में, अप होने में टाइम लग सकता है. Gains therefore may be realized very late, before which time certain fundamental factors may undergo change. तो अभी क्या है ना, ये जो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू आना एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू मार्केट may take very, मतलब क्या बोलते हैं, it may take very late और it may take immense amount of time. उस टाइम तक आप देखोगे जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं on which we are actually analyzing the factors और assessment जो हम कर रहे हैं, so fundamental जो assessing factors है that might change. जब तक मार्केट रियलाइज करेगी उस चीज को, उस पैटर्न को, तब तक फंडामेंटल फैक्टर्स आर ऑलरेडी चेंज. Financial statements, which provide the basic inputs for fundamental analysis, are plagued by certain deficiencies like subjectivity, inadequate disclosure, etc. These factors affect the quality of fundamental analysis. अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था क्लास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कल क्लास हुआ था, उसमें मैंने कल डिटेल्स डिस्कस किया था अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the quality of the financial statements and the other qualitative and quantitative factors जो डिफाइन करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है फाइनेंशियल, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द एनालिस्ट. एनालिस्ट के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इफ इट इज फाइन एनफ देन डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन इज गुड and the fundamental analysis will also be fine. Technical analysis is not based on a strong conceptual framework but depends fully on use of its historical trend to predict future prices. On the other hand, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में देखो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है, ठीक है, बट टेक्निकल एनालिसिस में आपको इतना ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस या इतना ज़्यादा फंडामेंटल स्टडीज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज हियर व्हाट वी आर डूइंग इज, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है, बट आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को समझना है. Historical trends would make it more easier because cycle जो वो repeat होता ही है. Historical trends to predict the future prices, ये normal tendency है, ठीक है. cycle जैसे business cycle है, it will repeat, it will tend to repeat itself. Though technical and fundamental analysis provides diagonally opposite approaches to valuation, in practice a judicious blend of two approaches is attempted to arrive at better result. आप देखोगे कभी कभी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जब करोगे आप एक कंपनी की, तो दोनों एकदम ऑपोजिट रिजल्ट देगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. बट
वी हैव टू मेक अ ब्लेंड ऑफ इट, मतलब दोनों को आपको यूटिलाइज करना है. नाउ टेक्निकल एनालिसिस इज डन फ्रॉम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर दिस टेक्निकल एनालिसिस? फर्स्ट इज प्राइस, नो डाउट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Changes in price reflect changes in investors' attitude and demand for the supply of security. ये जो प्राइस है, प्राइस चेंज तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्राइसेस के ऊपर है. प्राइस चेंज विल रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर, उसके हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई होती है. नाउ टाइम, द डिग्री ऑफ मूवमेंट इन प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये जो मतलब द लॉन्गर इट टेक्स फॉर अ रिवर्सल इन ट्रेंड द ग्रेटर द प्राइस चेंज दैट विल फॉलो. यहाँ पे देखो टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है. टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ये बता रहा है कि डिग्री ऑफ मूवमेंट इन प्राइस, ये जो मूवमेंट हो रही है इज डेफिनेटली अ फंक्शन ऑफ प्राइस. ये जो हम लोग टाइम को लेकर ही स्टडी कर रहे हैं ना, जब आप कोई चार्ट स्टडी करते हो, बेसिक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जब हम एक चार्ट स्टडी करते हैं तो हम क्या स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट प्राइसेस हैं तो कौन कौन से दिन में, जैसे कोई एक दिन का चार्ट अगर ले लो तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे ऐसे करके मैं ले सकती हूँ, या मैं 2 दिन का वीकली चार्ट, क्वार्टरली चार्ट, कुछ भी चार्ट में लेती हूँ, तो मंथली हो, वीकली हो, व्हाटएवर. तो यहाँ पे हमारा टाइम मेंशन रहता है, ये 10 बजे का है, ये 11 बजे का है, ये 12 बजे का, एंड दिस इज द प्राइस. यहाँ पे प्राइस हम लोग देख रहे हैं. सो सिंपल सी बात है, द डिग्री ऑफ मूवमेंट इन प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. द लॉन्गर इट टेक्स फॉर अ रिवर्सल इन ट्रेंड द ग्रेटर द प्राइस चेंज दैट वुड फॉलो. आप जितना टाइम गैप दोगे, आप जितना ज्यादा टाइम दोगे एक शेयर्स के लिए या एक इन्वेस्टमेंट के लिए, उतना ज्यादा प्राइस चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, द डिग्री ऑफ मूवमेंट इन प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. कितना मूवमेंट होगा, प्राइस मूवमेंट कितना होगा. अब मैं अगर एक्सपेक्ट करी हूँ 1 घंटे 2 घंटे में, तो कितना मूवमेंट होगा तो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे थोड़ा सा अप डाउन होगा. बट अगर मैं 1 महीने के लिए 1 साल के लिए छोड़ू, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस. तो जितना ज्यादा टाइम होता है उतना ज्यादा, मतलब द लॉन्गर इट टेक्स फॉर अ रिवर्सल इन ट्रेंड द ग्रेटर द प्राइस चेंज दैट वुड फॉलो. जितना ज्यादा टाइम लग रहा है उतना ज्यादा आपका आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, वॉल्यूम, नेक्स्ट इज द वॉल्यूम. क्या वॉल्यूम है जिसकी ट्रेडिंग हो रही है, ये तो तुम लोग देखते हो ना, खुद भी देखते हो तुम लोग कि वॉल्यूम, the intensity of price changes is reflected in the volume of transaction that accompany the change. तो वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है. ठीक है, उसके ऊपर आपकी प्राइस इंटेंसिटी डेफिनेटली इज रिफ्लेक्टेड. एन इंक्रीज इन प्राइस accompanied by a low volume implies that change is not strong enough. देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आप लोग याद रखिए. अगर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है बट वॉल्यूम लो है, सपोज ऋतुपर्णा अनम्यूट करके बोलो, स्क्रीन दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है? हाँ, ठीक है. एक्चुअली इंटरनेट में ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन हो जाते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ बार बार. ठीक है, चलो. तो वॉल्यूम, एज आई वाज डिस्कसिंग, आप देखो सब वॉल्यूम बहुत मैटर करता है. इफ द प्राइस चेंज इज अकम्पेंड बाय वॉल्यूम देन इट इज फाइन. ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग चेंज है. बट कभी कभी क्या होता है, एन इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस इंक्रीज हो रही है बट बाय अ लो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है. इट सिंपली इम्प्लाइज दैट द चेंज इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती है उसके संग प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो समझ में आता है फंडामेंटल जो वो ठीक है. बट अगर सिर्फ हम देख रहे हैं प्राइस बढ़ गई और वॉल्यूम लो है, तो दैट चेंज इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. उस टाइम में चेंज इज नॉट स्ट्रॉन्ग. फंडामेंटल या क्वांटम, अब देखो जो बेस है वो तो ठीक नहीं है. अब आ गया ब्रेथ. The quality of price change is measured by studying whether a change in trend spread across most sectors and industry or is concentrated in few scripts. अब मुझे देखना है अगर कोई चेंज हो रहा है, ट्रेंड जो एक चेंज होती है ना, अगर जैसे हम लोग पूरा एकदम चेंज, पूरा ट्रेंड को ले लेते हैं कि मार्केट कभी कभी ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, पूरा मार्केट मूव कर रहा है, राइट. एकदम आप देख रहे हो पूरा सेंसेक्स ऊपर की तरफ ही जा रहा है. तो इसका जो इम्पैक्ट है, ये जो चेंज हो रहा है, तो जितनी भी कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज ले लो, आप सपोज हेल्थ केयर इंडस्ट्री ले लो, एजुकेशन ले लो या फिनेंशियल्स ले लो, तो सारे इंडस्ट्रीज में इसका इम्पैक्ट हो रहा है, एक जैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, स्टडी ऑफ द ब्रेथ ऑफ द मार्केट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच प्राइस चेंज हैव टेकन प्लेस इन द मार्केट इन अकॉर्डेंस विद द सर्टेन ओवरऑल ट्रेंड. ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये हमें समझ में आ रहा है. सपोज आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोविड सिचुएशन आया, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फैक्टर, वो इम्पैक्ट किया.
तो मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, एंड अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ गई या नीचे की तरफ गई, मैं कैपिटल मार्केट की बात कर रही हूँ, तो ऊपर या नीचे जो भी हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या सभी सेक्टर्स में पड़ा, सभी सेक्शंस में पड़ा, या सिर्फ कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। ठीक है, नाउ अभी हम लोग कुछ डिफरेंट टूल्स या टेक्निक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरीज आप समझ लो, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट आता है द डाउ थ्योरी, सबसे पहले ये आता है। द डॉ थ्योरी ओरिजिनली propounded by चार्ल्स डॉ in 1900, चार्ल्स डॉ in 1900, ठीक है, is one of the oldest method of identifying trends in the stock market। ये जो डॉ थ्योरी है which was propounded by Charles Dow in 1900 is one of the oldest method of identifying trends in stock market। हमें स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को समझने के लिए ये थ्योरी दिया गया। The basic principle of technical analysis originates from this theory। मतलब डॉ थ्योरी ओरिजिनली एकदम, आप टेक्निकल एनालिसिस का बोलो माँ बाप है, ठीक है। In a nutshell, this theory seeks to study the major movements in the market with a view to establish trends. Until a reversal occur, a trend is assumed to exist। यहाँ पे ये थ्योरी क्या चीज को लेकर बता रहा है, यहाँ पे मेजर मूवमेंट्स, मार्केट के जो मेजर मूवमेंट्स है उसको स्टडी किया जा रहा है। अगर पैटर्न ऊपर की तरफ जा रही है, छोटा छोटा मूवमेंट्स को नहीं, अगर एक कोई रिवर्सल ट्रेंड होता है तो वो क्यों हो रहा है, तो मेजर मूवमेंट्स को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। Until a reversal occurs, a trend is assumed to exist। कोई अगर रिवर्सल नहीं होता है तो हम लोग मानते हैं ट्रेंड जो है इट्स assumed to exist। It should be noted that the Dow theory only describes the direction of market trends and does not attempt to forecast future movements or estimate either duration or the size of such market trend। अब देखो यहाँ पे क्या स्टडी कर रहा है, डाउ थ्योरी जो है ये सिर्फ आपके डायरेक्शन ऑफ मार्केट ट्रेंड्स को समझ रहा है। यहाँ पे मेन फोकस है ओनली इन अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, बट यहाँ पे कोई फॉरकास्ट या एस्टिमेशन करने के कोई टूल्स नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं, क्योंकि नो डाउट ये एकदम फर्स्ट थ्योरी थी तो वो अपने हिसाब से ओरिजिनेटेड एंड दे ट्राइड टू अटेम्प्टेड टू जस्ट फाइंड आउट इन अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मार्केट ट्रेंड। तो यहाँ पे फुल फॉरकास्ट या मार्केट फॉरकास्ट नहीं समझ में आता है, फ्यूचर मूवमेंट्स और एस्टिमेशन नहीं आता है, ठीक है। However, subsequent analysts like Robert Reas, who provided a formalized account of the theory, the Dow theory 1932, तो पहले 1900 में आया, फिर आया डॉ थ्योरी in 1932 by analyst Robert Reas। इन्होंने इसी में कुछ एडिशन किया, who provided a formalized account of the theory, the Dow theory 1932 attempted to measure size and duration of the trends proposed by Dow। तो यहाँ पर डायरेक्शन था, अभी यहाँ पर हम लोग ड्यूरेशन एंड आप बोल सकते हो ड्यूरेशन एंड साइज, ये सब चीज को यहाँ पर देखा जाने लगा, ड्यूरेशन, ट्रेंड्स, वो सारी चीज को समझने की कोशिश करने लगे, ठीक है। The theory uses the behavior of the stock market as a barometer of business condition rather than as a basis for forecasting stock prices themselves। अब ये जो थ्योरी थी इसने अपना पैटर्न चेंज किया सोचने का। अब इन्होंने क्या प्रपोज किया कि the theory uses the behavior of the stock market as a barometer of business condition। ये जो स्टॉक मार्केट कंडीशन है, स्टॉक मार्केट कंडीशन को उन्होंने एक मैट्रिक्स लिया जिसको हम लोग बैरोमीटर भी बोल रहे हैं, बैरोमीटर फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस कंडीशन, कि एक्चुअल जो फिजिकल रियल मार्केट में बिजनेस कंडीशन कैसा है उसका इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक प्राइसेस, बट रादर देन एज अ बेसिस फॉर फोरकास्टिंग स्टॉक प्राइसेस देमसेल्फ। बट यहाँ पे स्टॉक मार्केट की कंडीशन को स्टॉक प्राइसेस के इंडिकेशन के लिए नहीं समझा जाए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट को समझते हैं, स्टॉक मार्केट ऐसा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, व्हाट विल बी दी, मतलब फॉरकास्टिंग करते हैं उसके बेसिस में कि व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी, यही सोचते हैं हम लोग, राइट। बट यहाँ पर स्टॉक मार्केट, रॉबर्ट रियाज ने जो पैटर्न को स्टडी किया वहां पे उन्होंने देखा कि स्टॉक मार्केट के कंडीशन से हम बिजनेस कंडीशन को समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट बिजनेस कंडीशन क्या चल रहा है मार्केट में, रादर देन प्रेडिक्टिंग दी स्टॉक मार्केट प्राइसेस, कि स्टॉक के प्राइसेस को एस्टिमेट करना या इंडिकेट करना ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स
follow the underlying market trends most of the time. ये भी देखा गया, ये तो हमें क्लियर है कि majority of the stocks आप देखो they will follow the market trend. Majority of the stocks follow market trend. इस पे उन्होंने फोकस किया. Therefore, the postulates of the theory were framed with reference to the market indices specifically constructed to measure market trend. The Dow Jones Industrial Average, one of the popular market indicators in the United States, was one of such index developed by Charles Dow. ये हम लोग जानते हैं Dow Jones Industrial Average, ये सुना होगा आपने, जैसे हम लोग के यहाँ पर होता है NSE, सेंसेक्स, निफ्टी, वैसे ही वहाँ पे उन्होंने ये चार्ल्स डॉ ने ही इसको प्रपोज किया था इंडिकेटर, कि वो इंडिकेटर से हमें समझ में आएगा कि मार्केट ट्रेंड क्या है. तो ये क्लियर ही हो गया कि मार्केट इंडिसेस, एक मार्केट इंडिसेस जो है ना, कि मार्केट इंडिसेस को समझते हुए मार्केट को एस्टिमेट करना या मार्केट को समझना. तो ये जो मार्केट इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है जो इंडिकेट करता है, तो मार्केट इंडिसेस एंड इवन द डॉ जोन्स आप बोल सकते हो, डॉ जोन के नाम पे ही पढ़ा था, डॉ के चार्ल्स डॉ के नाम पे, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज. तो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं यूनाइटेड स्टेट का है, वो इंडेक्स जो है चार्ल्स डॉ ने ही दिया था. नाउ द 6 बेसिक टेनेट्स ऑफ द डॉ थ्योरी एज फॉलोज. क्या क्या 6 बेसिक जो 6 बेसिक टेनेट्स आर. फर्स्ट है इसमें आपका द एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग. फर्स्ट पॉइंट इज द एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग. ये क्या है? The aggregate judgment of all stock market participants regarding both the current and potential changes in the demand-supply relationship of stock is reflected in all the shares. यहाँ पे क्या बता रहा है? एक हमारा अग्रीगेट जजमेंट होता है हर स्टॉक के बारे में, हर मतलब द अग्रीगेट जजमेंट ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, वो बायर्स हैं, सेलर्स हैं. मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है? बायर्स हो गए, सेलर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, NBFCs, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी ले लो आप, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक एग्रीगेट जजमेंट होता है, वो उनकी अपनी सोच होती है. तो उनका अपना जो सोच या सेंटिमेंट जो भी बोल सकते हो रिगार्डिंग बोथ दी करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस इन द डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप ऑफ स्टॉक्स इज रिफ्लेक्टेड इन द शेयर प्राइस. तो ये क्या बता रहा है? फर्स्ट पॉइंट है कि जो ओवरऑल एक जो जजमेंट है, हमारी जो धारणा है, परसेप्शन है, मतलब वो हर कोई की, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे मार्केट में, वो उसका एक इम्पैक्ट होता है on the and the potential changes in the demand and supply relationship of stock. इसी को मैंने यही डिपेंड, मतलब ये जो हमारी जो सोच है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो सेंटिमेंट्स है और परसेप्शंस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स क्रिएट अ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, जिसको हम लोग मार्केट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस में दिखेगा. हाँ हेलो, अच्छा ठीक है, हम बोल देते हैं. ऋतुपर्णा, पापा से बात कर लेना तुम, ठीक है? हाँ, पापा से बात कर लेना क्लास के बाद. जी जी जी. चल, कहाँ गए मैं? मार्केट मैकेनिज्म. हाँ, तो मार्केट मैकेनिज्म इसको बोलते हैं जिसका इम्पैक्ट तुमको प्राइस में दिखने को मिलता है, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, द शेयर प्राइसेस दैट आर डिटरमाइंड इन द मार्केट evolve out of a discounting process that takes all known and predictable factors into account. ये मतलब क्या बोल रहे हैं? ये जो शेयर प्राइसेस हैं जो that is determined that are determined in the market, जो भी शेयर प्राइसेस मार्केट में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि विच इज डिटरमाइंड, मार्केट में जो मार्केट प्राइस है वो तो दैट इज ऑल डेफिनेटली डिटरमाइंड ना, वो तो एक इक्विलिब्रियम मार्केट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमें प्राइस को देखने को मिल रहा है, तो प्राइस रिफ्लेक्ट दी सेंटिमेंट्स, ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि दिस आर ऑल इवॉल्व्स आउट ऑफ अ डिस्काउंटिंग प्रोसेस. क्या हो रहा है? ये जो प्राइस आ रही है, आपको टाइम है?
तो ये जो प्राइस हो रही है जितने भी, वो जितने भी फैक्टर्स हैं, नोन फैक्टर्स, अननोन फैक्टर्स, उसको समझ लो, उसको एक्सट्रैक्ट करके ये प्राइस आ रहा है। हमें जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो प्राइस इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द नोन फैक्टर्स एंड अननोन फैक्टर्स, सबका कॉम्बिनेशन है ये मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज